नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस गुजर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आ चुका हूं फिर भारत का भूगोल लेकर के आपके समक्ष। तो एक बार सारे विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए। आप सभी को पता है अपन भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में बात कर रहे थे और उसी कड़ी में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट जो है भौतिक प्रदेश के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे और आप सभी को पता है कि हम बात कर रहे थे भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को लेकर के। और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में भी अपनी चर्चा जो चल रही थी वो चल रही थी किसके बारे में? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की पहाड़ियां जो स्थित है, पर्वत श्रृंखलाएं जो है, उनको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। और पिछली क्लास में अपन ने जो है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की कुछ मुख्य विशेषताएं पढ़ी है। उसी के साथ अपन ने आगे जो महत्वपूर्ण बातें पढ़ी उसकी पहाड़ियों में सबसे पहले अपन ने अरावली की पहाड़ियों को लेकर के या फिर अरावली पर्वतमाला को लेकर के अध्ययन किया था पिछली क्लास में। आज अपन बात करने वाले हैं विंध्याचल के बारे में, सतपुड़ा के बारे में। इनको लेकर के जो है अपन चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार फटाफट से सारे के सारे विद्यार्थी जुड़ जाइए, क्योंकि मैंने सारा सब कुछ मैटर जो है जो समझाना था वो छाप लिया है, जिससे कि ज़्यादा समय अपने को नहीं लगे। तो एक बार फटाफट से सारे के सारे विद्यार्थी भाई क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। आज अपन बात करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में किसके बारे में? तो अपन बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की। अपन बात कर रहे थे जो भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है और भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है, जो गोंडवाना लैंड का अवशेष है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो 1400 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम में चौड़ा है, उत्तर से दक्षिण में 1600 किलोमीटर चौड़ा है। ये बातें अपन ने कर ली थी पिछली क्लास में, मैंने आपको सारी डिटेल आपको बताई है। उसके बाद हमने अरावली के बारे में बात की, जो अरावली का विस्तार यहाँ पर इस प्रकार से है, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक है, जिसके संदर्भ में कल हमने बात की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक तो विंध्याचल के बारे में। ये कौन सी है आपकी? तो ये है आपकी विंध्याचल पर्वतमाला। तो एक तो आज अपन बात करेंगे विंध्याचल के बारे में, विंध्याचल पर्वतमाला। और ये जो आपकी है ये है आपकी सतपुड़ा। ये कौन सी है दोस्तों? सतपुड़ा। तो इस सतपुड़ा के बारे में अपन बात करने वाले हैं। इन दोनों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विंध्याचल पर्वतमाला की। तो आइए आज अपन बात करेंगे सबसे पहले विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला। चलिए सबसे पहले अपन बात कर ले विंध्याचल पर्वतमाला के संदर्भ में। तो विंध्याचल पर्वतमाला, इसका विस्तार जो है ये कहाँ से शुरू होता है? तो ये जोबट हिल गुजरात से शुरू होता है। कहाँ से होता है? जोबट हिल गुजरात से लेकर के सासाराम बिहार तक ये फैली हुई है। मतलब जो विंध्याचल पर्वतमाला है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, इसका जो विस्तार है विंध्याचल पर्वतमाला का वो जोबट हिल, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो जोबट हिल गुजरात से लेकर के सासाराम बिहार तक। जोबट हिल कहां पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। और सासाराम कहां पर पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। यहां तक ये फैली हुई है। अब यहां जोबट हिल गुजरात से लेकर के सासाराम बिहार तक इसकी जो टोटल लेंथ है, यहां से लेकर के यहां तक की इसकी जो पूरी लंबाई है वो कितनी है? तो दोस्तों इसकी पूरी लंबाई जो है वो है लगभग 1200 किलोमीटर। लंबाई कितनी मिलती है? तो लंबाई जो है इसकी वो मिलेगी आपको 1200 किलोमीटर। कई जगह पर इसकी औसत ऊंचाई 450 से लेकर के 600 मीटर तक जो है इसकी औसत ऊंचाई भी बताई गई है। किसकी? विंध्याचल पर्वतमाला की। हमसे यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछेगा या किस प्रकार के क्वेश्चंस हमसे पुटअप कर सकता है एग्जामिनर, तो ध्यान रहे। सबसे पहले तो हमें ध्यान होना चाहिए कि ये कहाँ से शुरू होता है। इसका विस्तार जोबट हिल गुजरात से शुरू होता है और जाता कहाँ तक है? सासाराम तक। और सासाराम कहाँ पर पड़ता है? बिहार में पड़ता है। यहाँ जोबट हिल गुजरात से लेकर के सासाराम बिहार तक, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी जो टोटल लेंथ है, टोटल लंबाई है वो कितनी है? तो टोटल लेंथ या टोटल लंबाई जो है वो है 1200 किलोमीटर। कितनी है? 1200 किलोमीटर। नेक्स्ट जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो कौन सा बनता है दोस्तों? कि ये जो विंध्याचल पर्वतमाला है ये अपर्दित हो के क्या है, कई पहाड़ियों में विस्तृत है। अलग अलग पहाड़ियों में अलग अलग नामों से जो है, अलग अलग राज्य में अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। जैसे कि हम बात कर लें भांडेर, कैमूर, पारसनाथ,
भांडेर, कैमूर, पारसनाथ, जोबट हिल। अब जोबट हिल तो कहाँ पर है? गुजरात में है, ये तो मुझे लिखाने की जरूरत नहीं है। भांडेर कहाँ पर है? भांडेर ये जो है मध्य प्रदेश में कहलाती है। कैमूर कहाँ पर है? ये बिहार में है, ध्यान रखना है, कहाँ पर है? बिहार में है। और पारसनाथ कहाँ पर है? ये दोस्तों ध्यान में रखना है आपको कि यहाँ वैसे अगर हम बात करते हैं तो ये झारखंड के अंतर्गत नहीं आती, लेकिन इसका कुछ क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत आता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रख लें, झारखंड। ठीक है, चलेगा। अब उसके बाद बात करते हैं, यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी विंध्याचल पर्वतमाला है, इस विंध्याचल पर्वतमाला का सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है और वो चोटी कहां पर स्थित है? तो ध्यान रहे, जो विंध्याचल पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। तो दोस्तों ध्यान रखना है, विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची जो चोटी है वो देखिएगा यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी, कालानूर या गुडविल। कौन सी है? कालानूर, या इसी को आप कह सकते हैं गुडविल चोटी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर है, ध्यान रखना है। कितनी है इसकी ऊंचाई? तो कालानूर जो चोटी है इसकी ऊंचाई है 752 मीटर ऊंची चोटी है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये है कहाँ पर कालानूर? क्योंकि आपने बता दिया भांडेर भी है, कैमूर भी है, पारसनाथ भी है, जोबट हिल भी है ना। तो आप हमें ये बताएं कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि जो विंध्याचल पर्वतमाला है इसकी सबसे ऊंची चोटी कालानूर या गुडविल है, ये गुडविल स्थित है भांडेर, कैमूर, पारसनाथ या जोबट हिल में, तो फिर हम आंसर क्या देंगे ना? तो वहां पर आपका आंसर होगा भांडेर। ध्यान रखना, ये कालानूर जो है कहां पर स्थित है? ये भांडेर, भांडेर जो श्रृंखला है इसमें स्थित है, कहां पर? मध्य प्रदेश में। तो इसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। किसकी बात हो रही है यहां पर? अपने बात हो रही है विंध्याचल की। ये जो आपकी विंध्याचल पर्वतमाला है दोस्तों, इस विंध्याचल पर्वतमाला की हम बात करें तो ये भी एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और इस ब्लॉक पर्वत की बात करें तो यहां से जो है लाल पत्थर यहां से मिलते हैं, लाल बलुआ पत्थर यहाँ से मिलते हैं। बलुआ पत्थर से निर्मित पर्वत श्रृंखला है। और ये जो बलुआ पत्थर हैं ये भवन निर्माण के लिए बहुत जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। और जैसा कि आपने सुना होगा, दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला, ये दोनों किससे बने हुए हैं? तो ये विंध्याचल पर्वतमाला के पत्थरों से ही जो है बने हुए हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको डिटेल में ध्यान में रख लेना है। चलिए देखिएगा, हम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे थे, और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के संदर्भ में हमने यहाँ पर पढ़ा अरावली। अरावली के बाद अगली जो हमारी श्रृंखला है वो है कौन सी? तो विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी है दोस्तों? विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला का विस्तार कहां से शुरू होता है? तो जोबट हिल गुजरात से शुरू होकर के ये सासाराम बिहार तक जाता है। और एक चीज और ध्यान रखिए, सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है? तो सासाराम बिहार में है। पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखना है, यहां पर किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी, शेरशाह है सूरी का मकबरा। सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम बिहार में है। और शेरशाह सूरी जिसका मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था फरीद। ये एक बार एसएससी में पूछ लिया गया था। शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या है? फरीद, जिसने हुमायूं को पराजित करके जो है, फिर आप सबको पता होगा एक युद्ध हुआ था राजस्थान के संदर्भ में भी अपन पढ़ते हैं, मालदेव और इसके बीच में गिरी सुमेल का युद्ध जिसको कहते हैं। उस गिरी सुमेल के युद्ध में इन्होंने कहा था, एक मुश्त बाजरा हिंदुस्तान बादशाह बर्बाद बुदेम, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, क्योंकि अभी मैं अपना समय समाप्त ज़्यादा समय खराब नहीं करना चाहता। ज़्यादा से ज़्यादा अपन जो है कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको उपलब्ध हो सके, इसलिए जो है मैं कोशिश करूंगा कि अभी थोड़ा इतिहास से हटकर अपन बात करेंगे। क्योंकि जब इतिहास पढ़ाऊंगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मज़ेदार पढ़ाने वाला हूँ। सारी चीज़ आपकी जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लास में क्लियर होने वाला है, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत आपको नहीं है। चलिएगा, तो जोबट हिल से लेकर के सासाराम बिहार तक ये फैली हुई है। और मतलब अपरदित हो के ये मतलब अलग अलग भाग हो गए हैं, और उनको अलग अलग राज्यों में हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि भांडेर, कैमूर, पारसनाथ अलग अलग नाम से जानते हैं। अब स्पेशली कह दिया जाए कि भांडेर कहाँ पर कहते हैं? एमपी में कहते हैं। कैमूर कहाँ पर है? तो कैमूर आपकी कहाँ पर है दोस्तों? बिहार में है। पारसनाथ कहाँ पर है? तो झारखंड में। इस प्रकार से आपसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। या फिर पूछा जा सकता है कि भांडेर, कैमूर, पारसनाथ के रूप में विस्तृत है अरावली,
सतपुड़ा, विंध्याचल। तो ध्यान रखना है विंध्याचल विस्तृत है किस किस के रूप में, भांडेर, कैमूर, पार्श्वनाथ। क्लियर। अच्छा, उसके बाद हमने बात की कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कालानूर या गुडविल चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 752 मीटर है। जो कौन सी उसमें पहाड़ियों में स्थित है, भांडेर में स्थित है। और कौन से स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखना है कहां पर है, मध्य प्रदेश में। दो चीज, इसकी लंबाई ही और इसकी सबसे ऊंची चोटी, साथ ही इसका विस्तार कहां से कहां तक है और किस रूप में ये विस्तृत है, भांडेर, कैमूर, पार्श्वनाथ के रूप में ये विस्तृत है। इससे बाहर आपसे विंध्याचल के संदर्भ में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसका जो बलुआ पत्थर है भवन निर्माण के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। किसके लिए, तो भवन निर्माण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और जो बलुआ लाल पत्थर जो यहाँ से निकलता है उससे दिल्ली का और आगरा का जो लाल किला है उसका निर्माण भी किससे हुआ है, तो विंध्याचल पर्वतमाला से प्राप्त जो लाल बलुआ पत्थर निकला है उस लाल बलुआ पत्थर से जो है दिल्ली और आगरा के लाल किले का निर्माण भी हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, या फिर वो भी जो है इसी से निर्मित है। तो इसके संदर्भ में ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगर ये चीजें आपने ध्यान में रख ली तो मामला अपना फिट है। यानी कि अगर विंध्याचल से कोई क्वेश्चन आया तो लपेट देंगे, टेंशन लेने की कतई जरूरत आपको नहीं है। तो एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। जल्दी से ले लीजिएगा एक बार। चलिए लीजिए फटाफट से। और इसी के साथ हम देखो, एक बार जिन जिन दोस्तों ने अभी तक भी क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना भाई, फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर क्लास पसंद आ रही है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले क्रम में। अगली जो अपनी पर्वतमाला है उसके संदर्भ में बात करते हैं। इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, जिसका आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया है। और चलते हैं सतपुड़ा की ओर। दोनों को एक साथ भी समझाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो आप बिल्कुल भी, है ना। एक एक चीज़ को क्लियर करूंगा, ब्लॉक पर्वत क्या है सारी चीज़ें कंफर्म कर दूंगा। मतलब आप सोचेंगे कि मज़ा आ गया यार पढ़कर। बस लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलते हैं और अब बात करते हैं सतपुड़ा की। किसकी बात करेंगे, सतपुड़ा की। सतपुड़ा पर्वतमाला। देखो भाई, ये भी एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। क्या है ये भी, तो यह भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। चलिएगा नेक्स्ट में बात करूं। अब एक चीज़ यहाँ पर पिछले में भी सर आपने कहा था ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, इसमें भी आप कह रहे हैं ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ये ब्लॉक क्या है, ब्लॉक पर्वत क्या है, ये चीज़ बताइए हमें। तो पहले एक बार ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए आपका, उसके बाद जो है अपना आगे बढ़ेंगे। तो बता देता हूँ ब्लॉक पर्वत क्या होता है। जैसे मान के चलिएगा ये कोई उठा हुआ भाग है या पठारी भाग है, ठीक है। अब इस उठे हुए भाग पर या पठारी भाग पर जो है कुछ हिस्से इसके नीचे की ओर धंस जाते हैं। जैसे मान के चलिएगा ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये दोनों भाग जो है क्या हो जाते हैं, नीचे की ओर धंस जाते हैं। और जब ये दोनों नीचे की ओर धंस गए तो आप सभी को पता है फिर कैसी स्थिति बनेगी। जब यहाँ से भी नीचे धंस गया और यहाँ से भी नीचे धंस गया तो ऐसी स्थिति बनेगी। यहाँ पर ये नीचे की ओर धंस गया है, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये जो है इस प्रकार से, फिर आगे यहाँ पर भी ये नीचे की ओर धंस गया है, तो ये यहाँ इस प्रकार से ये नीचे की ओर धंस गया है यहाँ पर भी, और फिर यहाँ पर जो है इस प्रकार से ये इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी, ठीक है। ये लीजिएगा, कुछ इस प्रकार की स्थिति बनेगी। क्लियर। अब यहाँ पर दबाव लगने के कारण ये नीचे खिसक गया और ये भी नीचे दब गया। अब इससे क्या हुआ कि ये इधर वाला भाग जब नीचे धंस गया तो ये बीच वाला तो उठा हुआ रह गया ना भाई, बीच वाला तो उठा हुआ रह गया ना। अब ये बीच वाला उठा हुआ जो रह गया है ये क्या करता है, एक पर्वत का रूप धारण कर लेता है और इसको ही हम कहते हैं ब्लॉक पर्वत। ध्यान रखना है, इसके दोनों साइड की जो भाग है ये नीचे की ओर धंस गए और दोनों साइड का भाग जब नीचे की ओर धंस गया तो उससे जो है ये भाग, जैसे कोई भी बात मान के चलिएगा ये कोई भूपटल है या कोई भूभाग है। अब इसमें ये इसका जो ये वाला भाग है, इधर वाला भाग भी नीचे बैठ जाएगा और इधर वाला भाग भी नीचे बैठ जाएगा। अब जब ये दोनों भाग नीचे बैठ जाएंगे तो कुछ इससे ये स्थिति बन जाएगी, ये तो नीचे बैठ गया ये वाला तो
तो ये नीचे बैठ गया तो इधर आ गया, और ये भी नीचे बैठ गया, ये भी इधर आ गया, तो ये तो ऊपर वाला भाग हो गया ना। अभी ऊंचा वाला जो भाग है ये पर्वत वाला भाग हो गया। तो इस प्रकार से, इस प्रक्रिया से जिस पर्वत का निर्माण होता है, जिस पर्वतमाला का निर्माण होता है, उसको हम कहते हैं ब्लॉक पर्वत। क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत। अब यहाँ पर जो ब्लॉक पर्वत बना है, देखो यहाँ पर इस प्रकार से जब बैठ गया नीचे की ओर, तो ये तो बन गई आपकी कौन सी? विंध्याचल। ये तो कौन सी हो गई? विंध्याचल। ये कौन सी होगी आपकी? सतपुड़ा। और ये कौन सी होगी आपकी? सतमाला। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ये जो भ्रंश घाटियां हैं, जो भाग नीचे की ओर बैठ गए थे, वहां से नदियां बहती है। यहां से नदी, यहां से भी नदी प्रवाहित होती है और यहां से भी होती है। यहां से होती है नर्मदा नदी और यहां से होती है ताप्ती नदी। इधर से नर्मदा और इधर से ताप्ती नदी, इसके बीच में सतपुड़ा है, इधर विंध्याचल है और इधर शतमाला है। जो चीज भी अपन पढ़ेंगे, कई बार पूछा भी गया है कि सतपुड़ा पर्वतमाला के दोनों तरफ जो नदियां बहती है, या फिर यूं पूछा जाता है कि नर्मदा और ताप्ती के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला विस्तृत है? सतपुड़ा ना। जो अच्छे से आगे मैं आपको समझाऊंगा, तो अच्छे से मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लॉक पर्वत क्या होता है। आ गया ना? आ गया। तो पहले एक बार लाइक करो और शेयर करो, समझ में आ गया तो आगे बढ़ता हूं। फोटो खींचना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो, ले लो फटाफट से। ले लिया गुरुजी, चलो। शेयर में यार कतई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब में कतई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत आपको नहीं है। सारा पढ़ाऊंगा, राजस्थान की बात कर ले, इंडिया की बात कर ले, कतई घबराना नहीं है ना। कमेंट करके जरूर बताना है क्या पढ़ना है आपको आगे। चलिए, सतपुड़ा की अपन बात कर रहे थे, और सतपुड़ा की विस्तार की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो इसका विस्तार जो है मुख्य रूप से जो है हम इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। और 3 भाग कौन कौन से? जैसे कि आपने सुना होगा राजपीपला की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ, मेकाले की पहाड़ियाँ, मेकाले की पहाड़ियाँ। तो राजपीपला, महादेव और मेकाले, ग्वालियर की पहाड़ियाँ भी आती है ना, लेकिन इतना डीप अपने को नहीं जाना है। तो राजपीपला की पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, मेकाले की पहाड़ियाँ। अब इनमें महादेव की जो पहाड़ियाँ हैं, इनमें सबसे ऊंची चोटी है इसकी, और उस चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ी। ध्यान रहे, धूपगढ़ी, धूपगढ़ी। और धूपगढ़ी या धूपगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1350 मीटर है। ये जो धूपगढ़ी है, यानी कि जो सतपुड़ा पर्वतमाला है, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपकी धूपगढ़ी, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है। अब पूछ ले धूपगढ़ी कहाँ पर है? तो ये महादेव श्रृंखला या महादेव की पहाड़ियों में स्थित है। और ध्यान में रखना है, महादेव की पहाड़ियों में स्थित है। चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी। पंचमढ़ी का भी नाम सुना होगा, वो यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो धूपगढ़ी जो महादेव की पहाड़ियों में स्थित है, ध्यान रखना है। राजपीपला, महादेव और मेकाले, राजपीपला, महादेव और मेकाले। और मेकाले के बारे में तो आपने सुन ही रखा होगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक, 1050 है ना। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। अमरकंटक ये लिखा हुआ भी, ये मैंने लिख भी रखा है, देखिएगा इधर ही लिख देता हूं। मेकाले पर्वत की या मेकाले की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो है प्यारे विद्यार्थियों अमरकंटक। कितनी है? 1050 मीटर, 1050 मीटर है। अब एक चीज़ अभी भी मैंने बताया था, इनके बीच से एक नदी गुजरती है। यहाँ से कहाँ से निकल करके आती है वो सारी चीज़ें अपन जानेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं नदी कौन सी है। तो उस नदी का नाम है दोस्तों नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा। और यहाँ से भी एक नदी गुजरती है, इसके नीचे से भी यहाँ से एक नदी जाती है,
ये यहाँ से नदी जाती है और उस नदी का नाम है ताप्ती। यहाँ से भी एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, ताप्ती नदी है। तो ये होगी आपकी ताप्ती। ठीक है। अब आपसे पूछे कि जो सतपुड़ा पर्वतमाला है, ये सतपुड़ा पर्वतमाला नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य विस्तृत है। ताप्ती और जो नर्मदा नदी है, उन दोनों के बीच में जो पर्वत श्रृंखला है, देखिएगा ये आपकी नर्मदा है और ये आपकी ताप्ती है। इन दोनों के बीच में ये यहाँ पर ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये कौन सी है, ये है आपकी सतपुड़ा। जबकि इसके उत्तर में, किसके, नर्मदा के उत्तर में जो विस्तृत घाटी, पर्वत घाटी है या पर्वत श्रृंखला है, वो आपकी कौन सी है, ये विंध्याचल थी, ये सतपुड़ा थी। और इस ताप्ती के नीचे कौन सी आ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी सतमाला। कौन सी आ जाएगी, सतमाला, जो मुख्यतः महाराष्ट्र में विस्तृत है। तो उसका भी आपको ध्यान में रखना है। देखो, प्रायद्वीपीय पठार में अब हम बात कर रहे हैं सतपुड़ा पर्वतमाला की। इससे पहले हमने बात की विंध्याचल की। विंध्याचल जो पर्वतमाला है, ये विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के मध्य, उत्तर भारत, ये इसके ऊपर वाला उत्तर भारत कहलाता है। तो उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के मध्य, या उत्तर भारत व प्रायद्वीपीय भारत के मध्य जल का विभाजन करती है। कौन करती है, तो आपकी विंध्याचल करती है, जहां से लाल बलुआ पत्थर, या यूं कह सकता हूं कि विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण या जो है ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, जिसका लाल बलुआ पत्थर मकान या भवन निर्माण के लिए पॉपुलर है। और जिससे कौन कौन से भवन, तो ध्यान में रखना है, प्रसिद्ध की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली व आगरा का लाल किला किससे निर्मित है, तो विंध्याचल पर्वतमाला से जो प्राप्त पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर, उसी से उनका निर्माण किया गया है। उसके बाद में हमने बात की सतपुड़ा के बारे में। तो सतपुड़ा भी एक ब्लॉक पर्वत है, और ब्लॉक पर्वत क्या होता है, ये चीज भी हमने अच्छे से जानी है। उसके बाद ये इसका जो विस्तार है वो राजपीपला, महादेव और मैकाले की पहाड़ियों के रूप में है। महादेव में जो है, महादेव की जो पहाड़ियाँ, इनमें धूपगढ़ी एक चोटी है और जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, और ये इस सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ी। कितने मीटर, 1350। कौन सी पहाड़ियों में है, महादेव की पहाड़ियों में है, ध्यान रखें। इसी की बात करें हम, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों में, सॉरी अमरकंटक की है। कौन सी चोटी है, अमरकंटक है, जो कौन सी पहाड़ियों में है, मेघालय की पहाड़ियों में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1050 मीटर है। अच्छा, नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य विस्तृत है, यानी कि जो सतपुड़ा है इसका विस्तार किन किन नदियों के बीच में है, तो नर्मदा के और ताप्ती नदियों के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। एक बार इसका भी आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद फिर आगे चलते हैं और बात करते हैं और कौन सी चीज़ें हमें यहाँ से ध्यान में रखनी चाहिए या अपने लिए इम्पोर्टेंट है, उनको लेकर के हम बात करेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलिएगा। ले लिया होगा, अब ले लिया तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूं और चलते हैं आगे। देखो दोस्तों, एक बार फिर से मुझे थोड़ा सा मैप बनाना पड़ेगा भारत का, तो कोशिश करता हूँ बहुत अच्छा बन जाए। तो ये हमारा भारत का मैप, लगभग इस प्रकार से हमारा भारत विस्तृत है। और भारत के मैप में हम बात कर लें तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब तो जानते ही हैं, भारत के मैप में यहाँ पर इस प्रकार से हमारा भारत का विस्तार, ठीक है, और यहाँ पर एक देश का विस्तार पाया जाता है जिसके बारे में मैंने अच्छे से आपको पढ़ा रखा है और आप सब जानते भी हैं उसके बारे में, श्रीलंका, ठीक है। चलिएगा, अभी फ़िलहाल हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं उसको छाप नहीं रहा था। अब यहाँ पर हमने एक
पर्वतमाला का विस्तार यहाँ से देखा था, पालनपुर गुजरात से लेकर के ये रायसीना की पहाड़ियाँ दिल्ली तक इसका विस्तार जाता था यहाँ तक। उसके बाद में हमने एक पर्वतमाला देखी जिसका नाम था विंध्याचल पर्वतमाला, और विंध्याचल का जो विस्तार है वो कहाँ से शुरू होता है, वो यहाँ जोबट हिल से लेकर के इस प्रकार से जो है फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लें तो यहाँ पर फिर एक है सतपुड़ा, और सतपुड़ा के बाद यहाँ महाराष्ट्र में एक और फैली हुई है जिसका नाम है सतमाला। देखो ये तो कौन सी होगी आपकी अरावली, अरावली के बाद ये कौन सी होगी आपकी विंध्याचल, और विंध्याचल के बाद में कौन सी होगी सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद में हो गई सतमाला। आप ध्यान से समझना, यहाँ इन दोनों के बीच से एक नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी है वो, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। ध्यान रखना है, नर्मदा नदी पूछा जाता है तो ध्यान रखना है नर्मदा नदी है। उसके बाद बात करें सतमाला और सतपुड़ा, इन दोनों के बीच से भी एक नदी आती है और उस नदी का क्या नाम है, उसका नाम है दोस्तों ताप्ती नदी। कौन सी नदी, ताप्ती नदी। तो देखो क्वेश्चन कैसा बनेगा, सतपुड़ा जो है या फिर यूँ कहेंगे नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती के मध्य कौन सी पर्वतमाला विस्तृत है, सतपुड़ा। ठीक है, फिर पूछेंगे आपसे ताप्ती नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य प्रवाहित होती है, तो ताप्ती नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य प्रवाहित हो रही है, एक तो सतपुड़ा है एक सतमाला है। जबकि पूछे नर्मदा नदी किन दो पर्वतमालाओं के मध्य विस्तृत है, तो सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी है, तो वो है आपकी नर्मदा नदी। है तीनों कैसे, ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, तीनों के तीनों कैसे हैं ये, विंध्याचल सतपुड़ा और सतमाला तीनों के तीनों ही ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, अरावली नहीं है। अरावली के बारे में ध्यान रखना, अरावली नहीं है, ये तीनों के तीनों ही किसके उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। अब उसके बाद आगे हम जो चर्चा करने वाले हैं वो किसके संदर्भ में करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आगे की जो पहाड़ियाँ हैं उनको लेकर के। आगे कौन सी पहाड़ियाँ हैं ध्यान से समझना। उससे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के। तो यहाँ पर हमारा ये इस प्रकार से हमारे पश्चिमी घाट का विस्तार है, और यहाँ पर इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपको किसका विस्तार मिलेगा, नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये हो गई आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। उसके बाद में यहाँ पर आपकी हो जाएगी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगी आपकी इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डेमम की पहाड़ियाँ, और यहाँ पर आपकी हो जाएगी मलानगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, अब देखो ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। ठीक है ना, और ये हो गई हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और इधर जो है अपना ये कौन सी होगी, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। और ये कौन सी होगी आपकी इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डेमम की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ। और ये कौन सी होगी, मलानगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, लिखा दूंगा, अभी जगह नहीं है, ठीक है ना, आराम से लिख लेंगे, सारा बताऊंगा। अब इसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी घाट की, उसके बाद हम बात करेंगे नीलगिरी की पहाड़ियों की, उसके बाद हम बात करेंगे अन्नामलाई की पहाड़ियों की, और उसके बाद हम बात करेंगे इलायची की पहाड़ियों की या कार्डेमम की पहाड़ियों की, उसके बाद हम बात करेंगे मलानगिरी की पहाड़ियों की। यानी कि पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं, पश्चिमी घाट पर जो स्थित पहाड़ियां हैं, उनको लेकर के हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसको जो है पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सह्याद्री भी कहा जाता है इसको, सह्याद्री।
तो सह्याद्री कहते हैं। और इस पश्चिमी घाट को एक यहाँ से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश दो भागों में डिवाइड करती है। जो ये ऊपर वाला भाग है इसको हम उत्तरी सह्याद्री कह देते हैं और नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी सह्याद्री कह देते हैं, है ना। तो इन दोनों को लेकर के भी हम बात करेंगे कि जो है कौन सी रेखा इनके बीच से गुजरती है, कितने भागों में इसको डिवाइड करती है, उन सब चीज़ों को लेकर के हम बड़े ही विस्तार से जो है चर्चा करने वाले हैं। तो आज जो है हमने दो पर्वतमालाओं के बारे में विशेषकर देखा है, कल हम बात करेंगे पश्चिमी घाट के संदर्भ में। तो अभी क्या करने वाले हैं, एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा सभी दोस्तों से कि एक बार यार जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया ना और वास्तव में क्लास में आपको मजा आ रहा है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें। अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप जहाँ से आप शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए इसका एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिएगा, ले लिया होगा। तो अब हम जो बाकी की बची हुई बातें हैं वो करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। नमस्कार, राम राम साहब।